गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं बेटा यूनिट 11 का, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट, जो मैंने आपको कल रिवीजन के लिए दी थी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि इस यूनिट में आपने एक्चुअल में आपने करना क्या है। तो सबसे पहले यूनिट का ओवरव्यू हम देखते हैं यहाँ पे। तो जनरल इंट्रोडक्शन हम करेंगे यहाँ पे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पी ब्लॉक एलिमेंट की। ये आप थर्ड यूनिट में पढ़ के आ चुके हो, जो आपने अभी 11th में जो थर्ड यूनिट की है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उसमें ये चीज़ सारी कंप्लीट आप पढ़ के आ चुके हो। डिफरेंस इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ग्रुप का, वो अपने अदर मेंबर्स के कंपेयर में कुछ अलग से बिहेवियर शो करता है। वी ऑलरेडी स्टडीड दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट पार्ट आपने इस यूनिट में करना है वो आपने 13 ग्रुप एलिमेंट करने हैं, जिसको आप बोरोन फैमिली बोलते हो। बोरोन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 13। ठीक है, तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस, कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एनालमस बिहेवियर हैं, ये हम करेंगे। बाकी जितना पोर्शन आपके पास है वो एक्सक्लूडेड है इस बार आपके सिलेबस से। ठीक है, तो उसके बाद हमने पार्ट सेकंड हमने स्टार्ट करना है, दैट इज़ द ग्रुप 14 एलिमेंट, कार्बन फैमिली जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें भी आपने इंट्रोडक्शन, ऑकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, एनालमस बिहेवियर करना है कार्बन का। ठीक है, और कार्बन के जो एलोट्रोप वगैरह है वो आपने डेफिनेटली स्टडी करने हैं, बट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन एंड सिलिकॉन के, दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हो। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 एंड 2 आपके पास होते हैं, वो आपके पास होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ 2 रोज आप देखते हो, बेसिकली वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। फर्स्ट रो इज ऑफ लेंथेनॉइड, सेकंड ऑफ एक्टेनॉइड्स। ठीक है, ये कंटेंट आप 12th क्लास में पढ़ोगे यूनिट 8 में, डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, तो जो 13 से 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, वो आपके पास सारे के सारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिसमें ऐसे एलिमेंट जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करे आपका पी सब शेल में। ठीक है, पी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो उसको आप क्या बोल देते हो, आप पी ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हो। ठीक है, अब पी ब्लॉक की हम बात करें पी ऑर्बिटल की, तो वहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 to 6, मतलब टोटल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में वो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू पीरियड दिस वन, तो यहाँ पे आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसमें ऑर्बिटल चेंज हो जाते हैं, 2p 3p 4p 5p 6p 7p ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो वेल अंडरस्टूड है ये चीज़ आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट यदि हम यहाँ पे बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो मैंने आपको अभी बताया है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या होगी, NH2 1 to 6 पी ऑर्बिटल में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आपके पास आ सकते हैं। एन आपका रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है आपकी जो पीरियड होते हैं उनको, तो एन की वैल्यू आपकी वेरी करती है 2 to 7। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक बातें थी। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे स्टडी करते हो आपकी डिफरेंट ग्रुप्स की। जैसे ग्रुप 13 की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है, ग्रुप 14 की +4 होती है, माइनस में भी होती हैं बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहाँ पे बेसिक बताया हुआ है कि जैसे 15 की +5, 16 की +6, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, उसके बाद ये आपका बता रखा है कि बोरॉन +3 में आपका एग्जिस्ट करता है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 भी होती है, +1 भी होती है। तो ये सारा कंटेंट हम आपका डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जनरल हम केमिकल बिहेवियर की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो केमिकल जो प्रॉपर्टी होती हैं मतलब ग्रुप में आपके पास जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे के सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यदि हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 13, 14 एंड 15 में, तो जो आपके पास मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, मतलब ऊपर वाले होंगे वो नॉन मेटल होंगे, बट डाउन द ग्रुप आप मूव करोगे तो आपके पास मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है। तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आता है। ठीक है, तो नॉन मेटल की अलग प्रॉपर्टी होती हैं आपके पास। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बेसिकली बनाते हैं, तो ये सारे हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो आपके एसिडिक होंगे या आपके होते हैं न्यूट्रल, बट जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड हमेशा आपके बेसिक नेचर के होते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कीप इन योर माइंड। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे 1 by 1। ओके, एक ये वर्ड आपने ज़रूर याद रखना है, कॉन्जर्स। कॉन्जर्स वर्ड आपके पास क्या होता है,
कॉन्जर्स का मीनिंग होता है अपने ही ग्रुप के अदर मेंबर्स, ठीक है, मतलब एक रिलेशन वहाँ पे होती है। जैसे बोरॉन की हम बात करते हैं तो सहायक यू कैन से, ऐसा आप बोल सकते हो। कॉन्जर्स का मीनिंग होता है जिसको हम उसी ग्रुप में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, ये मैंने आपको बेसिक्स से आपको करा भी रखा है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आपके एनालमस बिहेवियर या डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी डिफरेंट होती है। डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल या ये जो भी है ये हम 1 बाय 1 आपका स्टडी करेंगे हर एक ग्रुप में। यहाँ पे 11th में आपने 2 ग्रुप करने हैं, ग्रुप 13 एंड एक ग्रुप 14, ठीक है। 12th में आप 15 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक कंप्लीट पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ग्रुप 13। ग्रुप 13 जिसको आप बोरॉन फैमिली बोलते हो। बोरॉन फैमिली की यदि हम बात करें तो बोरॉन फैमिली में आपके पास डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम, ठीक है। और लास्ट आपका जो एलिमेंट होता है अटर्नियम, ये आपके पास होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। बोरॉन एक आपके पास ऐसा एलिमेंट है जो मेटल आपके पास नॉन मेटल होती है। बाकी जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं वो सारे के सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी आपकी शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो बोरॉन है वो नॉन मेटल क्यों होता है। तो उसका नॉन मेटल जो करैक्टर होता है वो बेसिकली उसके स्मॉल साइज़ की वजह से होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से होता है, ठीक है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। व्हाट आई मीन टू से, वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ो। अब देखो बोरॉन का जो साइज़ होता है वो आपके पास स्मॉल होता है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से वो क्या करेगा, जनरली आपके आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, आयनिक बॉन्ड की वहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या स्मॉल साइज़ की वजह से वो आपका टिपिकल नॉन मेटेलिक करैक्टर शो करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका ऑकरेंस का आता है। यदि हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के आपके पास 2 आइसोटोप होते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं, B10 एंड B11, ठीक है। जनरल जो अबेंडेंस है वो बहुत लो होती है इसकी, तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, जिस फॉर्म में जो मिनरल्स होते हैं, जो ओर्स होते हैं, जिस फॉर्म में आपके पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उनके फॉर्मूलाज आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, H3BO3 होता है आपके पास। बोरेक्स का फॉर्मूला यू डेफिनेटली हैव टू रिमाइंड, ठीक है। यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार कोरिलेशन बना के भाई, जैसे Na2B4O7 × 10H2O तो बोरेक्स होता है, 2H2O कर दें 10 की जगह तो आपका कैरनाइट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है। तो बोरॉन बेसिकली आपका कैलिफोर्निया वगैरह में, तुर्की में, यदि हम इंडिया की बात करें तो लद्दाख रीजन में आपका मिलता है, सांबर लेक राजस्थान में भी मिलता है। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है बाय वेट, तो इसकी अबंडेंस आपने याद रखनी है। 8.3% ये हमें मिलता है अर्थ के क्रस्ट से, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका फर्स्ट नंबर पे आपका ऑक्सीजन होता है, सेकंड नंबर पे आपका सिलिकॉन होता है, थर्ड नंबर पे आपका होता है जो एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जो और होते हैं बेसिकली यू हैव टू कीप इन योर माइंड, बॉक्साइट का फॉर्मूला यहाँ पे Al2O3 × 2H2O, ठीक है। क्रायोलाइट ये आपसे बेसिकली पूछ लिया जाता है, क्रायोलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है Na3AlF6, ठीक है। और आपको याद रखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ऑकरेंस की बात थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 है ना, तो NS2 जो s ऑर्बिटल है दैट इज़ फुली फिल्ड, लेकिन P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, तो वही सेम रहेगी। N की वैल्यू आपकी 2 to 7 यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे दिखा रखे हैं, वहाँ पे उनकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है। तो लास्ट ऑर्बिट देखो आप, उसमें आपके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। तो ग्रुप 13 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। यदि हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। डाउन द ग्रुप यदि आप मूव करोगे तो एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली आपका इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक मास भी साइड वाइज इंक्रीज़ होता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका साइज़ जो है एटम का वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। यदि हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस आपकी जर्नली वहाँ पे इंक्रीज़ होती है, बट एक वहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलती है। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एटॉमिक रेडियाई में, ये भी हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन किस वजह से होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपके पास ये भी आपका एक इरेगुलर ट्रेंड है। डेंसिटी आपके पास कॉन्टीन्यूसली आपकी इंक्रीज़ होती है। अब ये इरेगुलर ट्रेंड आपके क्यों आ रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर वे से आपको स्टडी करना था। बाकी जितने ग्रुप में आप स्टडी करोगे वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 13 में एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ग्रुप 13 एक ऐसा ग्रुप है जो डी ब्लॉक एलिमेंट या डी जो आपके पास
ब्लॉक होता है उसके जस्ट बाद आता है, ठीक है। 12 ग्रुप आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है, उसके बाद आपके पास आता है ये 13 ग्रुप, ठीक है। तो उस डी ऑर्बिटल की वजह से इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। यदि हम कंपेयर करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट का ग्रुप 2 से, एल्केलाइन अर्थ मेटल से, तो वी नो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो जो साइज है एलिमेंट का वो डिक्रीज होता है। तो जो एटॉमिक आयनिक रेडियाई है ग्रुप 13 एलिमेंट की वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2, ठीक है। इसका रीज़न आपको पता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, तो साइज़ आपका रिड्यूस हो जाता है एटम का, ठीक है। बट ये रेगुलर ट्रेंड ग्रुप 13 में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो जो आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई है वो आपकी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ डेविएशन होती हैं, कुछ वहाँ पे आपको वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिलती है। वो डेविएशन आपके पास क्या है कि जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे मूव करते हो तो गैलियम की एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होने की बजाय हल्की सी वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसका रीज़न आपके पास क्या होता है वो रीज़न आप समझो। ये इसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है, वो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से होता है। जब आप एल्यूमिनियम पे मूव करते हो तो एल्यूमिनियम में आपका कोई डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता, लेकिन जैसे आप गैलियम पे जाते हो, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, 31 होता है तो यहाँ पे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं 21 से 30 तक, ठीक है। अब हमें पता है भाई डी ऑर्बिटल का साइज़ तो बड़ा होता है और उसका शील्डिंग इफेक्ट आपके पास बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो साइज़ है गैलियम का वो ज़्यादा होने की बजाय आपका कम हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ट्रेंड आपने याद रखना है, एस का सबसे ज़्यादा होता है, पी का होता है, डी का और फिर एफ़ का। तो डी एंड एफ़ का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। स्क्रीनिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्क्रीनिंग का मीनिंग होता है कि स्क्रीन क्या होती है कि एक ऐसी दीवार ही लगा लो आप, एक ऐसी स्क्रीन जो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दूर दूर रखती है। बट स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, इसका मीनिंग क्या है कि भाई जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, अट्रैक्ट हो गया तो साइज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो यदि हम ग्रुप 13 का कंपेयर करें ग्रुप 2 से, तो वहाँ पे आपके पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। बट विद इन द ग्रुप यदि हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो आपको जब आप मूव करते हो बोरॉन से एल्यूमिनियम में तो एक शार्प डिक्रीज़ होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ है एल्यूमिनियम का वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो जाता है एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका ओवरवे कर लेता है न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। तो ये आपका बेसिक पॉइंट है बेटे, मैं बता चुकी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें तो डाउन द ग्रुप आपका रैंडम वहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। मेटेलिक करैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो जो मेटेलिक करैक्टर है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे देख लेना है। मेल्टिंग पॉइंट आपका शार्पली डिक्रीज़ होता है जब आप मूव करते हो बोरॉन से गैलियम पे, ठीक है। फिर आपका इंक्रीज़ होता है गैलियम से थैलियम पे। तो ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से करा चुकी हूँ। डेंसिटी का पॉइंट आता है तो डेंसिटी तो आपकी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ ही होती है क्योंकि साइज़ आपका जो एटम का है वो बड़ा हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास होता है। ग्रुप जो 13 के एलिमेंट होते हैं उनमें हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऑर्बिटल में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल में होता है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करें तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं एलिमेंट, ठीक है, एंड +1 की भी कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आपके बेसिकली +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करते हैं। बट जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो जो आपकी स्टेबिलिटी है +3 की वो तो डिक्रीज़ हो जाती है, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसका रीज़न आपके पास सिर्फ एक ही होता है, वहाँ पर आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। यही आपके पास रीज़न है कि जो आपके पास गैलियम पॉजिटिव या जो इंडियम पॉजिटिव है वो आपकी डिस्प्रोपेनेशन रिएक्शन शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आपकी
तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा रखी है बहुत अच्छे से। तो ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने डेफिनेटली यहाँ से कर लेना है। ओके, उसके बाद यदि हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट के, तो अभी मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 13 एलिमेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं। थैलियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी आपके पास वहाँ पे मॉलिक्यूल या एटम प्रेजेंट होते हैं वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं +3 की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आता है। फेजन रूल हमें क्या बोलता है? फेजन रूल हमें बोलता है कि जितना स्मॉल साइज होगा ना आयन का, या जितना हाई चार्ज होगा, उतने ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन आपकी फिजिबल होगी। फेजन रूल क्या बोलता है कि कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही आपके पास स्ट्रॉन्ग बनेंगे, या कोवेलेंसी उतनी ही ज़्यादा आएगी किसी भी बॉन्ड में जब जो आयन का साइज़ है वो स्मॉल होगा एंड जो चार्ज है वो आपका हाई चार्ज होगा। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड को फेवर करने वाले अदर आपके पास व्यूज़ क्या है कि यदि आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तब भी जो बॉन्ड बनाएगा एलिमेंट वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के कंपेयर में ग्रुप 13 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो दूसरे एलिमेंट है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिंपल याद रखना है किसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, किसने नहीं बनाना है। ये कंसेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। बोरॉन है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से आपके पास बेसिकली वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सॉरी, ये मैं पहले आपको बाय मिस्टेक आयनिक बता दिया था। ठीक है, ये आपका आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। जैसे ही आप बोरॉन से एल्यूमिनियम पे मूव करते हो तो जो टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने की वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन वहाँ पे लिल बिट टेंडेंसी आ जाती है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की भी। ठीक है, तो एक चीज़ आपने यहाँ से सिर्फ ये पॉइंट आपने याद रखना है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आयन होते हैं आपके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, वो आपके पास आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके पास ट्राइवेलेंट स्टेट में यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो बोरॉन होता है, बोरॉन तो आपके पास सिर्फ टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनाता है, बट एल्यूमिनियम आपका ऑक्टाहेड्रल वहाँ पे स्पीसीज की फॉर्मेशन करता है लाइक दिस। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है, बोरॉन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, वो अपने ऑर्बिटल को एक्सपेंड नहीं कर सकता, बट एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं, यू मस्ट हैव टू नो। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको करा चुकी थी, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। रिएक्टिविटी यदि ऑक्सीजन के साथ बात करें हम तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन वहाँ पे करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की साथ बात करें तो वहाँ से नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। जो बोरॉन नाइट्राइड है जिसको आप इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हो, उसका स्ट्रक्चर आपने याद करना है। बोरॉन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्यों बोला है? क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज़ होती है दैट रिजेंबल विद द स्ट्रक्चर रिजेंबल विद द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो बेसिक करैक्टर आपका इंक्रीज़ होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी आपने देख लेनी है एसिड एंड बेस के टुवर्ड्स किसकी होती है, ये पॉइंट मैंने आपको करा रखा है बेटा। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेटली यहाँ से करना है। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, आपके पास पी पाई डी पाई जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, इसलिए जो लुईस करैक्टर है आपका जो BF3 है वो सबसे वीक एसिड हो जाता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ आपने स्टडी करनी है। ओके, तो एनालमस बिहेवियर मैं आपको करा चुकी हूँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पे दिए हुए हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, उसके बाद ग्रुप 14 की बात आती है। ग्रुप 14 में जो एलिमेंट होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, आपके पास यहाँ पे होता है लेड तक ही हम बेसिकली इनको एज्यूम करते हैं। तो यदि हम आइसोटॉप की बात करें कार्बन के, तो कार्बन के आपके पास तो कार्बन आपका बेसिकली 3 आइसोटॉप बनाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ओके, तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है बेटा। तो एक बार आपने ओवरव्यू इसका ले लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ग्रुप 14 एलिमेंट्स में, ठीक है। कोवलेंट रेडियई की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक रेगुलर ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, वो भी आपकी इंक्रीज़ होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ होती चली जाती है, ठीक है। कीप इन योर माइंड। मेटालिक करेक्टर आपका इंक्रीज़ होता है, दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करें तो M+4 एंड -4 दोनों टाइप की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट, जैसे आपने ग्रुप 13 में की हैं, तो आपने ये चीज़ें यहाँ से बेटा डेफिनेटली याद करनी है। कार्बन के एलोट्रोप्स आपने यहाँ पे कर लेने हैं। कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप भी जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट आपके पास होता है, फ्लोरेसेंस आपके पास होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कार्बन के जो अमार्फस एलोट्रोप हैं वो भी आपने कर लेने हैं, कोक चारकोल या कार्बन ब्लैक वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने चैप्टर को कंप्लीट करना है, बाकी जितना भी पोर्शन है दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस, ओके। तो यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो यू डेफिनेटली हैव टू आस्क मी, ओके। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू।